अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। जनाब, हुकूमत के घर जाते ही 5 या 3 कटोरा जिसे अमूमन कहा जाता है, उन्होंने अपनी कार्रवाई डाल दी है। वो जनाब ये है कि रिव्यू एंड जजमेंट जो कानून पास किया गया था पार्लियामेंट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया और काला दम करार दे दिया। अब इस पर पटवारी भाई तो बहुत परेशान है, उनके नीचे पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जबकि दूसरी जानब यूथियों को तो काम ही जो है वो घुंघरू तो डांस है, तो उन्होंने तो शुरू हो गए हैं कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बन सकता, और हकीकत भी यही है। बहरहाल हम जो है इस पर नजर डालते हैं कि रिव्यू एंड जजमेंट्स जो कालादम करार दिया गया, इसके बाद एक बहस छिड़ गई है। मुल्क की जो दानिशवर तबके या कानून से शगफ रखने वाले लोग हैं, वो ये बहस कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सुप्रीम है वो कौन है? वो जनाब पार्लियामान है। और कानून में तरमीम करने के इख्तियार किसके पास है? वो पार्लियामान के पास है। तो फिर क्यों जो सरकारी मुलाजमीन है, ये क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं? अब भाई देखा जाए तो जो ये सरकारी मुलाजमीन आड़ लेते हैं कि जनाब आइन की से मुतसादिम है। भाई आइन से मुतसादिम है तो आइन को किसने जो है वो वजूद में लेकर आया? आइन बनाया किसने? आइन साज असेंबली में। और असेंबली में कौन? पार्लियामान होता है। अब भाई जब ये मामला है कि पार्लियामान कानून पास कर रहा है और सरकारी मुलाजमीन जो कि हमारे और आपके टैक्स पर पलने वाले लोग हैं, वो उस कानून को उड़ा कर रख दें, बड़ी अजीब व गरीब बात है। अब फिर अगर ये काम करना ही है सरकारी मुलाजमीन, तो फिर ये पार्लियामान रखने का क्या फायदा है? देखिए, पार्लियामान ये लोग सिलेक्ट होकर इनको अवाम जो है इलेक्ट करती है, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्ट करती है, ये इलेक्शन लड़कर असेंबली में भेजते हैं कि हमारे लिए ये कानून साजी करें। अब जब ये कानून साजी करते हैं, कानून साजी होने के बाद वो जनाब सब इस ताक में लगे रहते हैं कि ये घर जाएंगे तो हम पीछे वारदात डालेंगे, और ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पर देखा जाए तो असल मसला यहाँ पर कुछ सियासतदानों का भी है। सियासतदान भी जो है वो दरमियाना रास्ता या म्याना रवि से काम ले रहे हैं। अब अगर बात शुरू की जाए इफ्तिखार चौधरी से, कि इफ्तिखार चौधरी से लेकर आज तक जितने लोग ये जो बैठे हैं यानी कि इस ओहदे तक पहुंचे और उन्होंने टांग अड़ाना शुरू की है, अगर इन सबको बुला लिया जाए कहाँ? असेंबली में, और उनसे पूछा जाए कि माई बाप अगर हमारा ये काम आप ही ने करना है तो हमारा क्या फायदा? अगर वो गलत हैं तो पार्लियामानी कमेटी बैठी है, उसके मामला सपुर्द करके उनसे पूछा जाए कि भाई आपके क्या मामला आता है, आप मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी की कामों की वजह से टांग अड़ाने से पाकिस्तान ने एक भारी जुर्माना जो है वो पाकिस्तान पर आयद हुआ, और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान ने पे भी किया था रिकवरी के मामले पे। अब दूसरा बाबा टाइम साहब था। अब उसका काम था कि वो इंसाफ करे, वो अदालतों में बैठकर इंसाफ करे। वो इसलिए उसको सरकारी मुलाजिम रखा गया था, लेकिन वो इंसाफ नहीं कर रहा था। वो कभी डॉक्टरों के चैम्बर में जा रहा है, कभी किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, और फिर डैम बनाना शुरू कर दिया। अब उसने डैम का जो पैसा था वो कहाँ लगाया, किधर लगाया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं उसकी मंजरेआम पे। और मजे की बात यह है कि उसके सबसे बड़े मुखालिफिन यानी कि नून लीग और पीडीएम वाले, जिनकी 16 मंथ हुकूमत भी रही है, और उन्होंने एक दिन भी उससे नहीं पूछा कि ओ बाबा जी आपने वो पैसे कहाँ लगाए थे, आपने ये क्यों कर जो है वो एक ऐसे शख्स को सादे को अमीन करार देते रहे जो कि घड़ी चोर निकला है। और वो बंदा क्या कहता है, यही साकिब निसार साहब, कि मैंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान को सादे को अमीन नहीं कहा। यार मुकम्मल या नामुकम्मल वाली क्या बात है? लेकिन ये तमाम तरह हम अमूर या मामलात को देखते हैं
تو سب سے بڑا جو ہمیں خود مجرم لگتا ہے وہ سیاستدان ہے، کیونکہ سیاستدان خود ہی وہ موقع دیتے ہیں کہ اس کو آ کر جوتے پڑے۔ اب بھائی ریویو اینڈ ججمنٹس کے کالعدم ہونے کے بعد نواز شریف کا تو راستہ ہو چکا ہے بند، وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن پا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہے کہ جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ سارے معاملات طے پا چکے، پاکستان میں عموماً معاملات طے پا جاتے ہیں پہلے کے ہی، ہم جانتے ہیں۔ اب جیسے عمران خان کو جو ہے وزیر اعظم کی کرسی دلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، آر ٹی ایس بیٹھایا گیا، ثاقب نثار کو لایا گیا، اور اس ملک کے ساتھ کس قدر کھلواڑ ہوا ہے آج تک کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں۔ نہ ثاقب نثار سے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ فیض حمید سے پوچھنے والا ہے، نہ ان کی باقیات سے پوچھنے والا ہے، نہ فیض وہ باجوہ صاحب سے۔ اور تو اور یار ایک ملک کو جو ہے وہ پیرنی چلاتی رہی ہے۔ تو جناب اب جو کہا جا رہا تھا کہ آنے والا وقت شہباز شریف کا ہوگا، یعنی کہ شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، اور ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ حالات اسی طرف چل پڑے۔ وہ سارا بانو نے کچھ دن پہلے اپنے ایک جو ہے بیان میں کہا تھا، وہ کلم میری نظروں کے سامنے سے گزرا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رشتہ مانگنے والے گئے تو انہوں نے ان کو چھوٹی بیٹی پسند آئی۔ تو معاملہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ بھائی جو شہباز شریف ہے وہ انتہائی تابعدار آدمی ہے، تو اس لیے وہ پسند آ چکا ہے۔ اور شہباز شریف کے پاس بھی اب کریڈٹ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور یہ ایک حقیقت ہی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہ ہوتا تو معاشی طور پر پاکستان کے سروائیو کرنے کے لیے بہت مشکل ہی حالات ہوتے۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے شہباز گورنمنٹ یا پی ڈی ایم کے پاس۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف پسند آ چکا ہے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنے کافی، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔